नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। लगातार जिसका इंतजार था, अब हम आपका वो इंतजार धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। आपको एक के बाद एक चुनावी चर्चा मिलेगी, क्योंकि अब चुनाव कहें के प्रचार अपने अंतिम चरण में है और 5 अक्टूबर को मतदान होना है, 8 अक्टूबर को परिणाम आना है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, कहें के बड़े बड़े दिग्गजों की अब एंट्री चुनाव प्रचार में हो गई है। आज रेवाड़ी में अमित शाह आए और कल जो अटेली के अंदर कहें के यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं, तो कहें के बड़ी बड़ी एंट्री और आने वाले दिनों में आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी एंट्री अहिरवाल में मिल सकती है देखने को, क्योंकि आज कहें के बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। राज बब्बर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज जो अमित शाह आए, कहें के रेवाड़ी की तीनों विधानसभा सीटों पर क्या सिनेरियो बना है, क्या वो ऑक्सीजन दे पाए हैं, इससे पहले भी हमने आपको विश्लेषण दिखाया था। अब बैठे हैं हमारे साथ के वरिष्ठ पत्रकार रहे एडवोकेट नरेश चौहान जी, जिनका HR न्यूज पर बड़ा इंतजार होता है। लोग इंतजार करते हैं कि आखिर नरेश चौहान जी किस तरीके से अहिरवाल की सीटों पे चर्चा करके विश्लेषण करेंगे। तो आज इंतजार आप लोगों का खत्म हो गया, नरेश चौहान जी को ले आए हैं और अब आपको लगातार चुनावी चर्चा मिलेगी। चौहान साहब, आज तो एंट्री हो गई अमित शाह की, देश के गृह मंत्री, क्या दे पाए ऑक्सीजन तीनों सीटों पर? देखो मोहनलाल जी, ऑक्सीजन का सिलेंडर ही उनका खाली हो चुका लोकसभा के चुनाव में। तो मोदी जी और अमित शाह 400 पार से 240 पर आ टिके। तो आप ये मत कहो कि वो ऑक्सीजन, जब सिलेंडर में ही ऑक्सीजन नहीं है तो ये दूसरे को क्या ऑक्सीजन देंगे? बड़ी बात कर रहे हो, क्या विधानसभा चुनाव तक रिफिल नहीं कराएगा सिलेंडर को? बात तो बड़ी बड़ी करके गए हैं वो। राहुल गांधी जी जो है आरक्षण को खत्म कर देंगे, बयान दे रहे हैं विदेशों में जाकर के राम मंदिर बंद कर देंगे, और आपका तरह तरह की वो आज बहुत सारी बातें करके गए। बातें तो और क्या करेंगे ये बताओ, जब देने को ऑक्सीजन नहीं, कहने को कुछ बात नहीं, अब तो जुमले भी उनके कारगर सिद्ध नहीं हो रहे। अब क्या कहें, 10 साल खूब छला, खूब ठगा, तो लोग भी अब उनके छड़ावे में, ठगाई में आने वाले नहीं हैं। नहीं, एक और चीज वो कह के गए कि राहुल गांधी विदेश में जाके बयान दे रहे हैं, धारा 370 दोबारा लागू कर देंगे। आपने कहीं ऐसा बयान सुना है राहुल गांधी का, या इस तरीके की आरक्षण खत्म कर देंगे? राहुल गांधी ने आरक्षण को बढ़ाने की तो बात की है, लेकिन आपको लगता है कहीं ऐसा भी उन्होंने बयान दिया है? रेवाड़ी में वो आए मोहनलाल जी, रेवाड़ी के मसले पर उनके पास कहने को कुछ नहीं। अगर कुछ है भी तो वो अभी जो पीछे 2 दिन पहले उनकी रैली हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं कह गए कि मनोहर लाल का टाइम पूरा हो गया था, इसलिए उसको रिप्लेस करना था। अब मोहनलाल जी, मोदी और शाह का भी टाइम पूरा हो गया है। मतलब वो मनोहर लाल की बात कहते कहते अपने दिल की बात भी कह गए। अभी RSS ने भी एक किस्म से अल्टीमेटम दे दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लो या प्रधानमंत्री की कुर्सी ले लो, एक किस्म से वार्निंग दे दी। तो इनका टाइम भी अब पूरा हो गया है। नहीं, आपको लगता है हरियाणा के मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी? अहिरवाल में वो आए हैं, अग्निवीर पर वो कहते हैं 4 साल का कांग्रेस कह रही है, अग्निवीर बना दिया, लेकिन हम सरकारी नौकरी देंगे। अरे भाई, कांग्रेस तो सही कह रही है भाई, आप 4 साल का क्यों पीरियड लेकर के आए? ऑलरेडी पेंशन मिलती थी, लोग रिटायर होकर के आते थे, फिर वो सिनेरियो सही था ना। ये कहां से दे देंगे? OPS और जो पैटर्न था पेंशन का, वो इन्होंने बंद कर दिया। वही तो कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग है, जो कांग्रेस ने कह दिया कि हम पुरानी पेंशन OPS बहाल करेंगे। और ये ऐसी बात कह के अग्निवीर मोहनलाल जी लाई यों गई है कि हमें जो सैनिकों को पूरी सर्विस करने के बाद जो पेंशन दी जाती थी, उस पेंशन से निजात पाने के लिए ये 4 साल की अग्निवीर योजना लागू की गई है। तो जब उस रेगुलर आर्मी सर्विस को ये पेंशन बंद कर चुके हैं,
तो ये अग्निवीर को उसकी 4 साल की नौकरी के बाद कौन सी उसमें दे देंगे? हरियाणा कौशल विकास निगम, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग, मतलब इस 10 साल में ये भर्ती नहीं कर पाए और उनसे ये काम चला रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लाई इनको मिल रहा है, जो हरियाणा कौशल निगम से इनको एम्प्लाई मिल रहा है, वो उस तनख्वाह से आधे से भी कम में काम चल रहा है इनका। तो ये तो जुमला भी नहीं है, सरासर एक झूठ बोल के गए हैं कि भाई अग्निवीर को हम पेंशन वाली नौकरी दे देंगे। इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है? आपको लगता है डेंट लग गया है अहिरवाल की सारी सीटों पे? भाई राव ने भी इशारे में बहुत कुछ समझाया, जिक्र किया, बोला मैंने 2 बार टिकट मांगी, मेरी बेटी की टिकट कट गई, इस बार दिया है, विरोधियों को भी राव ने कहीं ना कहीं निशाने पे लिया है। तो आपको लगता है तमाम लोगों के समझ में आने लग गया अमित शाह का भाषण, या फिर ऑक्सीजन कहीं आपको लगता है मिल पाई है? क्योंकि आप तो कह रहे सिलेंडर ही खाली है, बिल्कुल अब ऑक्सीजन की बात ही नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं। लेकिन राव दम भर रहे हैं क्योंकि राव ने टिकटें दिलाई है। वहां देखो मोहनलाल जी, राव ने भी एक किस्म से मैं तो ये कहूंगा कि राव को इन नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए। एक तरफ तो राव कहते हैं कि 11 में से 5 सीटें मेरे को मिली हैं, 3 पर मेरी सहमति हुई है, 3 बीजेपी ने कॉमन उसमें दी हैं। तो एक किस्म से राव ने फिर ये बोझ लाद लिया अपने कंधों पर, जबकि 14 और 19 में राव के साथी ने इलाके के साथ छलावा हुआ, इलाके को ठगा गया कि चौधर आएगी, और अब फिर राव तैयार हो गए और वो कहे भाई मेरे मर्जी होगी। तो जब आप टिकट लेके आए हो तो इन लोगों को बुलाने से, चाहे मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, इनकी बजाय राव को अपना दमखम दिखाना, वो राव की अपील खुद की वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। इनकी वजह से तो, बड़े बड़े नेताओं की वजह से, ये तो कैंडिडेट से पूछो उनको कितना डिस्टरबेंस हुआ होगा और कितना डिस्टर्ब। इतनी देर में तो पूरे दिन में वो 20 गांव 20 सभाएं कवर कर लेते और यहां आके उनका टाइम ही वेस्ट हुआ। लेकिन एक और चीज मेरे, देखिए लोकसभा में राव साहब ने किसी को नहीं बुलाया, राव इंद्रजीत ने, और साफ तौर पे कहा था महेंद्रगढ़ में रैली हुई थी, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी को नहीं बुलाया। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी योगी आदित्यनाथ को बुलाने की? रेवाड़ी में अमित शाह आए, तो ये डर खौफ कहीं भाजपा के अंदर लग रहा है आपको? नहीं, देखो डर खौफ नहीं, जो अमित शाह और मोदी का सिलेंडर खाली बज रहा है, इन लोगों को बुला के राव साहब खुद बता रहे हैं कि मेरे सिलेंडर में भी ऑक्सीजन अब कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन आपको लगता है अहिरवाल में आकर के अहिरवाल के मुद्दों की बात करते, या जिस तरीके से अहिर रेजिमेंट की बात होती, या कुछ और बात होती, भ्रष्टाचार की बात होती, रेवाड़ी नगर परिषद की भ्रष्टाचार की बात लगातार है, बनवारी लाल का मुद्दा लगातार, सहकारिता विभाग का, हालांकि उनकी टिकट कट गई, लेकिन ये मामले भ्रष्टाचार के, आवारा पशुओं का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये तमाम चीजों का असर आपको लगता है दिख रहा है इस चुनाव के अंदर? बिल्कुल दिख रहा है, और डे 1 से दिख रहा है। अब तो ये एक किस्म से पीक पर है चुनाव, मतलब अगले 2-4 दिन तो एक एक दिन बहुत भारी पड़ेगा, और वो जो आगे है आज की तारीख में वो और आगे बढ़ेगा, और जो पीछे है वो और पिछड़ेगा। ये पोजीशन चुनाव। लेकिन एक बात देखिए, इस टाइम भी 80 रुपए किलो प्याज, 60-80 रुपए किलो टमाटर, आलू 50 रुपए किलो, आखिर ये महंगाई की स्थिति आपको लगता है रोकने में नाकाम रही है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के बड़े बड़े दावे, यानी कि कहेंगे बातों में तो बीजेपी किसी से भी कम नहीं है। अब बातों में भी दम नहीं है, आप ये कह रहे हो ना कि बातों में किसी से कम नहीं, लेकिन अब इनकी बातों में भी दम नहीं है मोहनलाल जी। तो लोगों का विश्वास उठ गया। लोगों का वो तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, बोलो हम 24 फसलों पे दे रहे हैं, हुड्डा कह रहे हैं बोलो 24 फसलें होती नहीं हमारे हरियाणा में। लोगों का विश्वास तो पार्लियामेंट चुनाव में ही आपने देख लिया, वो उठ चुका है। अब तो कहीं ना कहीं लोग बाट देख रहे हैं कि 5 अक्टूबर आए और हम
अपने मताधिकार से चोट पहुंचा। चलिए, लोग इंतजार कर रहे हैं आपसे। देखिए, रेवाड़ी, बावल, महेंद्रगढ़ की चारों सीटें, थोड़ा सा हल्का सा समीकरण जो अभी तक आपको लगता है क्या स्थिति के अंदर है, क्योंकि राव ने भी 5 टिकटें दिलाई है, बेटी आरती राव भी चुनाव लड़ रही है, वहां क्या स्थिति है, रेवाड़ी का क्या सिनेरियो है, क्योंकि एचआर न्यूज पर लोगों की निगाह टिकी हुई। देखो मोहनलाल जी, बड़ा स्पष्ट है कि जो ये शिफ्टिंग करवाई लक्ष्मण की कोसली से और रेवाड़ी में, बेशक लक्ष्मण को व्यक्तिगत रूप से एंटी इनकम्बेंसी जो आदमी की पर्सनल होती है, वो कोसली की बजाय यहां आने से वो उसकी पर्सनल इनकम्बेंसी कुछ नहीं है। में भी बड़ा विरोध है भाई कोसली में, लेकिन रेवाड़ी में नहीं है। कोसली से मिलता ना तो बोले इसकी जमानत जब्त करवा यही दे। कह रहा हूं मैं, रेवाड़ी शिफ्टिंग से उसको तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फायदा हुआ है, लेकिन पार्टी की, मोहनलाल जी मैं आपको इतिहास की थोड़ी सी बात बताऊं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 1982 में रेवाड़ी पहला चुनाव हुआ और कमल के फूल पर कैंडिडेट उतारा गया। उस टाइम पार्टी को खड़ा करने की एक जुनूनी टीम की जो टीस थी, मंशा थी, उसको ये जो पुराने दिग्गज थे संघ के पृष्ठभूमि वाले, इन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के साथ भीतरघात किया। 1000 वोटों पर पार्टी का कैंडिडेट सिमट गया और ये कर्नल राम सिंह की गोदी में जा बैठे। उसी का परिणाम है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का रेवाड़ी में कमल नहीं खिल पाया है। कर्नल के बाद 14 में अपवाद वो मोदी लहर थी, वो 19 में बराबर हो गई। वो तो एक अपवाद, मोदी लहर कहीं ना कहीं थी। कर्नल के बाद वो संघ की टीम, बीजेपी की टीम कप्तान के साथ जा जुड़ी है। तो यहां तो बीजेपी का कमल खिलना एक किस्म से नामुमकिन सी बात है। एक और मैं सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि बड़ी चर्चा अहिरवाल के लोगों में मैं जब जा रहा हूं बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। कैप्टन के बेटे की कुछ फोटो वायरल की जा रही है, वीडियो वायरल की जा रही है, बिरयानी, हिंदू, मुसलमान और सनातन, ये तमाम चीजें। आपको लगता है अहिरवाल पसंद करता है इन चीजों को? बिल्कुल नहीं पसंद करता, मतलब ये कोई जिक्र ही नहीं है इन बातों का। लेकिन की जा रही है ना। नहीं, वो क्या करें भाई, जिनका एक प्रोपगंडा, जिनका एजेंडा उनको कहा जा रहा है, जिनको जो ड्यूटी कर्मचारी की तरह से जो आदेश होंगे उनकी पालना करेंगे, वरना डेंट होगा तगड़ा। बिल्कुल डेंट होगा, वरना कार्यकर्ता तो बिल्कुल ही विमुख है। क्यों राव समर्थक भी इस चीज से नाराज है कि भाई हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, राव ने भी नहीं किया, जब मेवात के अंदर हुआ राव ने भी सदा हुआ बयान दिया, तो जाहिर है कैप्टन ने भी मेरे ख्याल से नहीं करे। इतने सारे चुनाव जीते, उनके पिता ने जीते, तो वजह क्या है? ये हिंदू मुसलमान नहीं करते इसलिए इस परिवार को जिताते हैं, या कोई और वजह है? कैप्टन हाउस को बार बार लोग जिताते हैं, वजह क्या है? नहीं नहीं, देखो वो किसी को सेधता नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और अवेलेबल है इजीली। मतलब कोई जाए किसी काम के लिए, कप्तान मिल जाएगा, कप्तान की वाइफ मिल जाएगी, चिरंजीव मिल जाएगा, तो कोई ना कोई और आदमी को उसके जब उसे आवश्यकता हो कोई सहारा मिल जाए। अब यहां के एमएलए और मंत्रियों तक की 10 साल में पूछ नहीं हुई थी। लोग जा जा के तंग हो लिए कि मंत्री की नहीं चलती, विधायक की नहीं चलती, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही जो है, उसकी भ्रष्टाचार में भी खूब चलती थी और पर्ची खर्ची में भी खूब चलती थी। लेकिन अब मुझे बता दीजिए, रेवाड़ी का, बावल का और आपके नारनौल का, टेली का, चारों का मुझे कम शब्दों में 30 सेकंड में सारा। देखो, रेवाड़ी में बता दिया कि कांग्रेस का शुरू से एज है, अब वो कैसे मैनेज करते हैं उसमें कैप्टन महारत हासिल है। कैप्टन इन मामलों में उसका अनुभव है 25 साल का, वो बहुत आगे है। तो वो अब ये लास्ट फेज के इलेक्शन को मैनेजमेंट बाकी कैंडिडेट से बेटर करना जानता है, तो उसका एज है। बावल में मुकाबला है, लेकिन जो खोड़ बेल्ट है, मतलब बावल प्रॉपर 84, लेकिन खोड़ बेल्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी
को राव की बदौलत, राव की बदौलत भी कुछ नौकरी वगैरह की, वो इस जाट गैर जाट के नैरेटिव पर भी खोड़ ब्लॉक का जो मतदाता है वो बीजेपी की तरफ वो है। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं एमएल रंगा के खिलाफ तो हो सकती है, क्योंकि वो 2-3 चुनाव लड़ चुके, एक बार मंत्री भी रह चुके, लेकिन जो कैंडिडेट कृष्ण कुमार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लेकिन उनका अपना पर्सनल वोट बैंक भी नहीं है ना भाई, ये भी तो लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो बैसाखियों पर है। बैसाखी भी है ना, मतलब तो वो भी सत्ता में नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी तो उसकी होगी का सत्ता में नहीं है, हाँ जाहिर है। तो वो देखना है कि वो भी कितना मैनेज कर पाया है। चलिए अटेली का बता दीजिए, मेन सबसे बड़ी बात तो क्या अटेली पे लोगों की निगाह नहीं, हमारा कोसली का भी है, कोसली में भी मतलब कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां भी जो कैंडिडेट है बीजेपी वाला वो नया है और वो साधन संपन्न है। बोहरा जी भी कांग्रेस के कैंडिडेट, वो भी साधन संपन्न है, अनुभव भी है उनको, लेकिन जहां अनुभव होता है उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ जाती है। अनिल के साथ एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल नहीं है, उसको अपने रिश्तेदारों का, खुद का भी और राव साहब का भी वरदस्त है, बीजेपी का भी वो है। लेकिन जगदीश के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और जो कांग्रेस का एक रुझान बन रहा है वो, तो इसलिए वो सीट बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में फंसी हुई है। चलिए अब आ जाइए महेंद्रगढ़ के अटेली, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव, बहुत बड़ा वीडियो। देखो अटेली में तो राव साहब गलती कर रहे हैं किसी और आदमी को बुला के, अटेली में तो राव साहब को खुद जाना चाहिए, क्योंकि मोहनलाल जी अटेली का इतिहास बताता है कि 68 और 77 के बाद, 68 में राव साहब जीते थे, 77 में राव साहब जीते थे। 68 में सहानुभूति थी कि राव साहब मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, 77 में सहानुभूति थी कि राव साहब लोकसभा का चुनाव मनोहर लाल सैनी से हार गए थे। तो वो दो चुनाव रामपुरा हाउस राव साहब खुद जीते थे। उसके बाद राव साहब के जीते जी वो राजनीतिक विरासत जो अपने बेटे राव अजीत सिंह को देना चाहते थे, राव अजीत सिंह ने 1991 में चुनाव लड़ा, 1996 में चुनाव लड़ा, 2009 में चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव राव अजीत सिंह हार गए। 2019 में उनके बेटे अर्जुन ने चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव हार गए। तो अटेली की राह बड़ी कठिन है, कांटे का मुकाबला है। जब राव बीरेंद्र सिंह अपने बेटे अजीत सिंह को नहीं जिता पाए, तो अब राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को जिताएं, ये बहुत बड़ी चुनौती अटेली में राव के। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह है, वही कह रहा हूं, राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को, राव बीरेंद्र सिंह अपने बेटे को, राव बीरेंद्र सिंह का और राव इंद्रजीत का कंपैरिजन करोगे तो राव इंद्रजीत तो अभी राज्य मंत्री पे अटके हुए अपना दर्द भी बयां कर देते हैं। राव बीरेंद्र सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, स्पीकर भी रहा और मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री, उस मंत्रालय के आज 1 दर्जन राज्य मंत्री हैं। चलिए महेंद्रगढ़ नारनौल में आपको क्या लगता है, नांगल चौधरी में क्या लगता है? नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह फंस रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं फंस गए, लग रहा है कि महेंद्रगढ़ में दान सिंह का एज है और नारनौल में भी कांटे का मुकाबला है। तो ये नरेश चौहान जी थे, तमाम चीजों का विश्लेषण भी बताया, आपको जो इंतजार था और तमाम चीजें बताई। अमित शाह के आने से कोई ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इनका सिलेंडर ही खाली है। नरेश चौहान जी साफ सुथरा और सटीक बोलते हैं और अटेली में भी मुकाबला है, राव के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ कल आ रहे हैं। अब देखना यह है उससे कितना फायदा अटेली के अंदर मिल पाएगा। फिलहाल आरती राव का चुनाव कहें कि इस वक्त अच्छा खासा चल रहा है और वो खुद हिम्मत करके चुनाव लड़ रही है। मैं चलते चलते एक और कहूंगा,
देखिए, लोकसभा चुनाव में आरती राव ने जो मेहनत की, आपको लगता है उसका फल मिल सकता है? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इन्हें खुद लड़ना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ को राजपूत वोटों के लिए लेके आ रहे हैं। ठाकुर अतरलाल 37,800 वोट ले गया था, दूसरे नंबर पर रहा था। तो एक्शन रिएक्शन होता है। योगी आदित्यनाथ अगर आएंगे तो राजपूत वोट तोड़ेंगे नहीं, बल्कि अतरलाल की तरफ कंसोलिडेट करके चले जाएंगे। तो ये नरेश चौहान जी थे जो साफ साफ बता रहे थे। बाकी कल योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, उसका भी विश्लेषण आपको बताएंगे। तमाम HR न्यूज पे आपको अपडेट मिल रहा है। फिलहाल चौहान साहब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे हमारे दर्शकों के पास नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।